जमीयत जो आपकी संस्था है वो लड़कियों को बुरखे में रखने के हक में है, लड़कों से अलग पढ़ाना चाहती है, तो आपको नहीं लगता कि लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और बुरखे से आज़ादी मिलनी चाहिए? आपका सवाल बड़ा वाजिब सा सवाल है। वाजिब नहीं है, वाजिब सा सवाल है। तो एक बात आप ये कहती हैं बुर्के से आज़ादी मिलनी चाहिए, आपका सवाल ये है, और मेरा मानना यह है बुर्के से आज़ादी मिले या ना मिले, उसको तालीम ज़रूर मिलनी चाहिए, शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। कोई बच्ची है जिसने बुर्का नहीं पहना, जैसे आप ही हैं, आपको पढ़ने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि आप सेफ फील करें। आप ही ऐसी होती हैं कि आप ये चाहती हैं कि हिजाब में ही रहने में आप अपने आप को सेफ फील कर रही हैं, अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हैं, तो आपको पढ़ने का मौका इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि आपने हिजाब पहन रखा है। ये ज़्यादा अच्छी बात है या वो ज़्यादा अच्छी बात है? हमारा ये मानना है आप हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं, आपको मुबारकबाद। आपको इसके बावजूद कि आपने हिजाब नहीं पहना है तो कोई ये कहे कि अगर ये नंगा सर घूमेंगी तो ये सेफ नहीं रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। किसी कीमत पर आपको पढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। मेरी बेटी, मेरी बहन, आपकी बहन ये अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझती है ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां लड़के लड़कियां सब एक साथ पढ़ते हों, तो मेरा मानना यह है पढ़ाई ज़रूरी है, चाहे हमें लड़की के लिए अलग से सिर्फ लड़कियों का इंस्टीट्यूट खड़ा करना पड़े, पर पढ़ाएंगे ज़रूर। पढ़ने से महरूम न रह जाए अपने निकाब की वजह से, अपने हिजाब की वजह से, या अपने लड़कियों के। अच्छा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑलरेडी मौजूद हैं। हम ये कहते हैं लड़कियों की यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लड़कियों के मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए। है भी कई मेडिकल कॉलेज इस मुल्क में है जो सिर्फ औरतों के लिए, लेडी हार्डिंग है। तो मेरा यह कहना है कि लड़कियों को तालीम ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें अलग बनाना पड़े। अब कोई कंफर्टेबल है कोई सबके साथ पढ़ने में, बहुत अच्छी बात है, उनको वहां मौका मिलना चाहिए, बस इतना। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, जैसे दारुल उलूम है, देवबंद है, वहां तालीम लेने के लिए लड़कियों को बुर्का पहनना कंपल्सरी है? नहीं, वहां तो तालीम लड़कियों की होती ही नहीं है, लेकिन लड़कियों के इस तरह की तालीम के सिर्फ लड़कियों के इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। और ये तो और भी खराब बात, तो इतना बड़ा वर्ल्ड नोन इंस्टीट्यूशन है, लड़कियों को एडमिशन ही नहीं है। हाँ, वो मिक्स करने के तो खिलाफ है ना, हम खुद भी खिलाफ है मिक्स करने के। पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पूरी तालीम होनी चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। आप नहीं देंगे वो अपॉर्चुनिटी? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिसको जो मौका मिले वो वहां पढ़े जरूर लेकिन। एक और ब्रेक के यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मौलाना महबूब मदनी पर अगला जवाब। आपने कहा तुम मोदी साहब की, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हो। आप ये चाहते हैं कि मैं उनकी तारीफ ना करूं और हमेशा बुराई करता रहूं, ये कैसे हो सकता है? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं जमीयत उलमा हिंद के चीफ मौलाना महबूब मदनी। आपकी अदालत में अगला जवाब। आपकी अदालत में जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी पर आरोप है कि ये पर्दे के पीछे से सियासत करते हैं। अब मौलाना साहब, लोग कहते हैं कि आप सियासत में तो नहीं हैं, लेकिन सियासत पूरी करते हैं। आप नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, आरएसएस से बात करते हैं। हम लोग एक मुल्क के सिटीजन हैं और हमारी अच्छाई बुराई सब एक दूसरे के साथ है। देश अच्छा होगा सबके लिए अच्छा होगा, देश में कोई बुराई होगी, बुरी चीज़ होगी, सबके लिए होगी। पॉलिटिक्स तो हमेशा छुपा के की जाती है, मैं लेकिन पॉलिटिक्स करता नहीं। पर देश के लिए कोई आदमी कोई अच्छा काम करेगा, तारीफ करेंगे, गलत काम करेगा उसकी मजम्मत करेंगे, ये ज़रूरी है हमारे लिए। और मिलना भी रखेंगे, सबके साथ मिलेंगे। संवाद, मिलना, बातचीत करना, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये ज़रूरत है, हमारी देश की ज़रूरत है। नहीं मिलेंगे तो बात कैसे होगी, कैसे समझाएंगे, कैसे समझेंगे? ये तो ज़रूरी चीज़ है, हम करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। तो आप जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, जब वो इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ के लोग उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, मेरा देश है, मेरा देश का प्राइम मिनिस्टर है,
अगर उसकी इज्जत हो रही है तो देश की इज्जत हो रही है। और सुनिए, यहां हम उनके पॉलिसियों से पूरा इख्तलाफ रखते हैं, करेंगे, डिसएग्रीमेंट्स हैं, अक्सर चीजों पर बड़े बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन देश के बाहर जाएंगे, अगर कोई बेइज्जती करने की कोशिश करेगा तो हमारी जान भी उसके लिए कुर्बान हो सकती है। लड़ाई लड़ेंगे पूरी तरह। मदनी साहब, हमारे देश के लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, अमेरिका में, यूके में। ये तो मैं भी कहूंगा, जो प्रॉब्लम है उसको तो मैं भी बयान करूंगा। जो प्रॉब्लम है अगर उसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश होगी तो मैं सब जगह जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा वहां रहूंगा, यहां भी रहूंगा, बाहर भी रहूंगा, रोना तो मुझे पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अब अरशद ये मदनी, एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज। अरशद मदनी साहब का बयान में देख रहा था, वो कह रहे थे कि देश में आज़ादी के बाद मुसलमानों के हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमान को जिंदा रहने का हक ना हो। देखिए, एक तरफ मीडिया है, एक तरफ एक ख़ास किस्म का परसेप्शन क्रिएट किया गया है। ये आपको नहीं महसूस होता कि ज़रूरत है इसे करेक्ट करने की? अगर इसका करेक्शन नहीं होगा और करेक्शन के लिए सिंसियर एफर्ट नहीं होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से, तो ये मुल्क के साथ दोस्ती तो नहीं, मैं तो इसे गद्दारी समझूंगा। तो इस सिचुएशन को बदलने के लिए हम सब लोगों को मिलकर एफर्ट करनी होगी। सिचुएशन तो है ही ख़राब। आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही है जी हाँ, कि हम मिल करके सिचुएशन सुधारने के लिए कुछ कर सके। जी हाँ। लेकिन जो दावा सरकार का है, सबका साथ सबका विकास, हो रहा है वो? पता नहीं, मैं तो इसके ऊपर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसके ऊपर जिस तरह के सिंसियर एफर्ट होने चाहिए थे वो हो रही हैं। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। क्योंकि हम हमेशा सरकार के लोगों से जो बात सुनते हैं कि राशन में, बिजली में, मकान में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, हिंदू हो मुसलमान हो सबको। अच्छी बात है ये, अगर ऐसा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसाफ में, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में भी बराबरी होनी चाहिए, तब है ऐसा। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर विकास के और बराबरी के बगैर क्या माने रह जाते हैं फिर? तो क्या मकान नहीं हो के। पा रहा है? इंसाफ, कानून, इम्प्लीमेंटेशन उसका, और लोगों की इज्जत, ये 3-4 बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कानून तो सबके लिए बराबर है, वो बराबर होना चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए। देखिए, आपको लगा कि बुलडोजर चलने से लोगों पर जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, तो आपने उसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। हाँ, वो तो कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, है ना। जो दावा करते हैं कि सबके साथ बराबरी है, उन्हीं को ऐसा मामला नहीं करना चाहिए था कि वहां जाना पड़े किसी को, तो मजबूरी की चीज़ है। उनका तो तर्क यह है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी, जहां पर लोगों को ठीक करने के लिए सख्ती करने की ज़रूरत थी, और सख्ती की है, उससे मौलाना साहब को तकलीफ हो रही है। नहीं, अब ये यहाँ मौलाना साहब की तरफ पूरा शिफ्ट मत करिए, बल्कि सवाल सिर्फ इस बात का है, जहाँ तक इसका है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना। ये अच्छी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए जो भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए वो लेना चाहिए, लेकिन उस एक्शन को लेने की भी सीमा होनी चाहिए। उस सीमा को अगर लांघा जाएगा तो ये उचित नहीं होगा। उनका दावा यह है कि पहले पुलिस आगे भागती थी और माफिया और गुंडे उसके पीछे भागते थे। अब गुंडे भागते हैं, माफिया भागता है, पुलिस उसके पीछे होती है। हो सकता है उनकी वो बात सही भी हो, मैं उस पर्टिकुलर बात पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ उस बात पर जाना चाहता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए बराबर और एक जैसा होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके जैसे लोग किसी माफिया के खिलाफ एक्शन लिए जाने पर अगर ऑब्जेक्शन करेंगे, आप कहाँ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? एक्शन लेने जाने पर नहीं कर रहे हैं, सीमा लांघने पर कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ माफिया की बात नहीं है, कॉमन आदमी भी, अभी वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, कहीं किसी जगह से कन्विक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, और एक बात और बताइए, मैंने जुर्म किया, सजा मेरे बूढ़े बाप को, माँ को मिल रही है, ये क्या बात हो गई? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मुख्तार अंसारी, उनके खिलाफ तो बहुत सारे केसेस थे, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, बड़े गैंगस्टर थे। 63 क्रिमिनल केसेस थे उनके ऊपर, उसमें
मर्डर के भी केसेस थे और 8 केसेस में उनको कन्विक्शन हो चुका था। मुझे एक बात बताइए आप पहले मेरी बात बता दीजिए ना जी। आपने वही तो मुख्तार अंसारी के बारे में कहा ये गरीबों के मसीहा हैं। सिर्फ मैंने नहीं कहा, उस इलाके से जाके पूछ लीजिए, और वो मुसलमान होने की वजह से नहीं है, उसके तो वोटर भी मोर देन 80% नॉन मुस्लिम्स हैं। वो कॉन्स्टेंसी ऐसी है, वो मुसलमान का आदमी नहीं था, वो तो गरीबों का था, वाकई गरीबों का आदमी था। अब वो केसेस हैं, कितने में कन्विक्ट हुए हैं, अब वो भी यही कहता हूँ मैं कि मैं इसके ऊपर मेरे पास भी कुछ रिसर्च है, जितना आपने रिसर्च पेश की है मेरे पास भी कुछ रिसर्च है, मैं उसको पेश कर दूंगा। बताइए मुझे वो वाकई गरीबों का मसीहा था। आप क्या कह रहे हैं? आप कोई एक केस उनका ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जिसमें किसी के मकान पे उन्होंने कब्जा किया हो, किसी के साथ ऐसा किया हो। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, मैं वापस लूंगा अपनी बात। उसको अभी जो उनके भाई पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के तरह सिचुएशन को आप देख लीजिए, वहां से कोई मुसलमान बन के तो वैसे भी जीत नहीं सकता। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मुझसे सवाल कर रहे हैं ना। नहीं, क्योंकि आपने उनके बारे में कहा था, इसलिए मैंने आपसे हाँ, पूछा। मैं कहूंगा, और जो मैं कह रहा हूं ये पुलिस का रिकॉर्ड है, ये अदालत का रिकॉर्ड है। हाँ ठीक है, अदालत का रिकॉर्ड है, और अदालत का दूसरे रिकॉर्ड भी है। बहुत सारे केसेस में उनको वो भी मिली है। हाँ, मैं तो सिर्फ वो केसेस बता रहा हूं जिनमें उनको सजा हुई। हाँ तो ठीक है, सजा हुई है तो सजा हुई है, उसको सजा तो भुगत ही रहे थे, वो सजा तो भुगत ही रहे थे। लेकिन किसी आदमी की कोई अच्छी बात अगर अच्छी है तो वो अच्छी भी कही जाएगी जरूर। तो आप कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा थे, कोर्ट ने सजा दी थी। अब आप एक बात बताइए, आपने कहा तुम मोदी साहब की प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हो, आप ये चाहते हैं कि मैं उनकी तारीफ ना करूं और हमेशा बुराई करता रहूं, ये कैसे हो सकता है? कहीं कभी तारीफ भी होगी अच्छे काम पर, कोई फोरम ऐसा होगा जिस फोरम पर मुझे उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, और कोई फोरम ऐसा होगा जहां मुझे उनके बारे में, उनके कामों के बारे में कुछ ऐसा भी कहना होगा जिससे मेरा डिसएग्रीमेंट है। तो अलग अलग फोरम पर अलग अलग मौक़ों पर एक बात कही जाती है। वो गुजर गए, तो जब एक आदमी गुजर गया, मुख्तार अंसारी साहब के बारे में कह रहा हूँ, वो गुजर गए, तो उनकी ज़िंदगी के जो अच्छे पहलू हैं मुझे तो उन्हें बयान करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ तो वैसे भी ये कहा जाता है कि जो आदमी गुजर जाए उसकी अच्छाई ही बयान करनी चाहिए, बुराई नहीं बयान करनी चाहिए। जब वो जिंदा थे तब आपने उनके क्रिमिनल कभी तारीफ नहीं किया, कभी तारीफ था? नहीं की, कभी कोई तारीफ नहीं की, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। गुजर गए तो मुझे एक बात कहनी है, और इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वो पूरा इलाका कहता है। किसी से डिसएग्रीमेंट होने का मतलब ये नहीं कि वो टोटल बुरा हो गया, और किसी से एग्री होने का ये मतलब नहीं कि टोटल अच्छा हो गया। अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम, मेरे ही आपको 100 काम बुरे मिल जाएंगे। ये तो एक केस है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ एक्शन हुए, एनकाउंटर हुए, सिचुएशन बेटर हुई, इससे आप एग्री करते हैं? हाँ, मैं पार्शियली एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। और अच्छे काम को अच्छे अंदाज से, अच्छाई के साथ लिया जाए, और उसकी सीमा रहे। ये परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि ये किसी विशेष वर्ग के खिलाफ हो रहा है, न उस मुस्कुराहट से, न सवाल के उस